आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि 10 लाख से नीचे नीचे आजकल गाड़ी खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं यूँ कहूँगा कि मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि विकल्प आपके पास काफ़ी सारे हैं। जैसे कि अगर आपको हैचबैक चाहिए तो भी विकल्प है, अगर आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी या सेडान चाहिए तो भी आपके पास विकल्प मौजूद है। लेकिन अगर इसी बजट पे आप एक 7 सीटर एमपीवी की डिमांड करेंगे ना, तो वहाँ पे विकल्प थोड़े से कम हो जाएंगे और ऐसे में आपके माइंड में एक ही नाम आएगा, जो है रेनॉल्ट की ट्राइबर। लेकिन रेनॉल्ट की ट्राइबर पे आधारित एक और गाड़ी हमारे सामने है जिसका नाम है निसान ग्रेवाइट, और एक और विकल्प के रूप में, एक और 7 सीटर विकल्प के रूप में ये जो गाड़ी है वो आज की डेट में आपके पास अवेलेबल है, वो भी रेनॉल्ट ट्राइबर से 11,000 कम प्राइस में। अब कैसी होने वाली है निसान की ग्रेवाइट, क्या कुछ ये आपको रेनॉल्ट ट्राइबर से अलग ऑफर करने वाली है, ड्राइव करने में कैसी है और कंफर्ट आपके लिए कैसा ऑफर करने वाली है, और हाँ, क्या ये गाड़ी रेनॉल्ट ट्राइबर के कंपैरिजन में आपको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफर कर पाएगी या फिर नहीं, यही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। बट उससे पहले कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। सड़कों पे रेनॉल्ट ट्राइबर देख के अगर आप थोड़े से बोर हो गए हों, कुछ फ्रेश चाहिए, कुछ मॉडर्न चाहिए, तो हो सकता है निसान की ग्रेवाइट आपके लिए एक अच्छा सौदा हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लुक्स मिलते हैं एक्सटीरियर पे स्पेशली, वो थोड़े से डिफरेंट हैं ट्राइबर के कंपैरिजन में। लेकिन ये पर्टिकुलर जो आप वेरिएंट हमारे सामने देख रहे हैं, ये ग्रेवाइट का लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। अगर आप इसका रेगुलर वेरिएंट कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि इसमें एक्सेसरी के रूप में लगाई गई है। कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है वो 5,65,000 रुपए के एक्स शोरूम से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर टॉप मॉडल की कीमत की बात करें तो टॉप मॉडल इसका 8.5 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पे रखा गया है। यानी कि अगर इसका प्राइस देखें तो ऑन रोड ये गाड़ी आपको अंडर 10 लाख आराम से मिल जाएगी। लेकिन ये वाला जो लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है, ये एक स्पेशल एडिशन है, निसान ने इसे नाम दिया है लॉन्च एडिशन। ये आपको लगभग 50,000 रुपए ज्यादा मिलने वाला है टॉप वेरिएंट से भी, और साथ में इस वेरिएंट की जो यूनिट्स हैं वो भी थोड़ी सी कम रखी गई है। लगभग 1000 यूनिट के आसपास ही ये वेरिएंट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्राइबर से कितनी अलग है निसान की ग्रेवाइट। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फ्रंट का पार्ट, तो यहाँ पे एक जो ग्रिल मिलती है आपको, ये काफी बड़ी रखी गई है। साथ में आपको यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो डिफरेंट मिल जाते हैं ट्राइबर के कंपैरिजन में। ये जो हनीकॉम पैटर्न है, ये थोड़ा सा इसे बड़ा और मस्कुलर लुक ऑफर कर रहे हैं। साथ में अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको ग्रेवाइट की लेटरिंग मिल जाती है, जो कि आपने ट्राइबर में नहीं देखी होगी। और यहाँ पे आप जो डियर्स देखेंगे इसके, वो भी आपको थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं, सेगमेंटेड की फॉर्म में, यानी कि बीच में आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो ये एरो इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं सी शेप्ड के, तो ये भी काफी अच्छा लुक इसे ऑफर कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको इस गाड़ी को देख के एक हटके फील आने वाला है। ट्राइबर अगर आप देख के बोर हो गए थोड़ा सा, तो शायद आपको ये गाड़ी पसंद आए। और अगर आप इसका बम्पर वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इसके टॉप वेरिएंट में मौजूद है। एक और खास बात इस लिमिटेड एडिशन में आप नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर के एक्सेंट्स मिल जाते हैं, जो कि इसी लिमिटेड एडिशन में आपको मिलेंगे। यहाँ फ्रंट में भी आपको मिल जाते हैं और फेंडर पे भी आप देख सकते हैं व्हील आर्च पे आपको ये ऑरेंज हाइलाइट्स मिल जाती हैं। नीचे अगर आप इसके व्हील्स का डिजाइन देखेंगे तो व्हील्स का डिजाइन भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलने वाला है। ये जो व्हील्स हैं ये आपको स्टील रिम के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे आपने ट्राइबर में देखा होगा, लेकिन कवर जो है वो आपको थोड़े से डिफरेंट मिल जाते हैं, जो कि एक फ्रेश अपील आपको ऑफर करने वाले हैं। इसके अलावा ग्रेवाइट पे लगे क्रोम डोर हैंडल्स आपको ट्राइबर में स्टैंडर्ड नहीं मिलते हैं। हाँ, उसमें आप एक्सेसरी के रूप में इन्हें ऑप्ट जरूर कर सकते हैं। रेयर में भी आपको बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये स्किड पेड देखेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी आपको इसका बम्पर ट्राइबर से, और साथ में आप देखेंगे तो आपको जो टेल लैंप्स मिलते हैं ये भी थोड़े से आपको अलग और फ्रेश लुक ऑफर करने वाले हैं। बाकी आपको निसान की यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो ही बताती है कि ये निसान ग्रेवाइट है, रेनॉल्ट की ट्राइबर नहीं है। बूट स्पेस एक बार चेकआउट करते हैं इसका। यहाँ पे तीनों रोज को ऊपर रखने के बाद जो बूट स्पेस है वो बहुत ही कम बचता है। बेसिक सी बात है कि यहाँ पे जो गाड़ी है इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर से कम है, इस वजह से आपको जो बूट स्पेस मिलने वाला है यहाँ पे वो तीनों रोज के साथ तो अच्छा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप इसमें 5 लोग सफर कर रहे हैं और बूट स्पेस थोड़ा सा एनहांस करना चाहते हैं तो आराम से इन सीट्स को कुछ इस तरह से डाउन करके रिमूव भी कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद जो आपका बूट स्पेस होगा वो 600 लीटर से भी ज़्यादा का आपको मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम सब 4 मीटर गाड़ियों का सेगमेंट देखें पूरा 10 लाख से नीचे नीचे, तो वहाँ पे किसी भी गाड़ी में आपको बूट स्पेस 600 लीटर के आसपास नहीं मिलने वाला। सो इसकी तीसरी रो की दोनों सीट्स को हमने अब बाहर निकाल लिया है और अब यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो आपको लगभग 600 लीटर्स का मिल जाता है। इतना बूट स्पेस आपके लिए इनफ है, आपका बहुत सारा सामान यहाँ पे आराम से आ जाएगा अगर आप 5 लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। और इन केस अगर आप 5 लोग भी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप इन सीट्स को 60-40 स्प्लिट करके भी इसके बूट स्पेस का मजा ले सकते हैं, बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं।
रेनो ट्राइबर से कितनी अलग है निसान ग्रेवाइट के इंटीरियर। यहाँ पे अगर आप इसका पूरा लेआउट चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आपको ये फील होगा कि पुरानी वाली जो प्री फेसलिफ्ट ट्राइबर थी उसी तरह का आपको यहाँ पे पूरा इंफोटेनमेंट का सेटअप रखा गया है। मतलब कि इस गाड़ी में आपको फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता जैसे कि नई रेनो ट्राइबर में आपको मिल रहा है। एसी के जो वेंट्स है वो आपको इंफोटेनमेंट के ऊपर मिल रहे हैं जैसे कि आपने प्री फेसलिफ्ट ट्राइबर में देखा होगा। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे डुअल टोन लेआउट मिल जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है और रूमी भी फील कराता है इसमें। लेकिन अगर यहाँ पे आप प्लास्टिक देखेंगे इसका तो आपको यहाँ पे पूरी गाड़ी में हार्ड प्लास्टिक ज्यादा मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो प्लास्टिक है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो फिट एंड फिनिशिंग आपको मिल जाती है वो काफी अच्छी है और 10 लाख की कीमत के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी फिट एंड फिनिशिंग आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगी। अब यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी आपको ऑफर करता है, वो भी बिना वायर के। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको पसंद नहीं आएगी, वो है इसका इंटरफेस। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा पुराना लगता है, आउटडेटेड लगता है और जब गाड़ी को आप रिवर्स करते हैं तो रियर कैमरा में आपको थोड़ी बहुत ग्रेन्स भी मिल जाएंगे, यानी कि रियर कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करेगी। लेकिन एक बार जब आप इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर देंगे उसके बाद ये जो स्क्रीन है वो यूजेबल हो जाती है, तब आपको इंटरफेस थोड़ा सा डिसेंट लगने लगता है। साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको ट्राइबर से डिफरेंट लगने वाला है और काफी ज्यादा अच्छा और इन्फॉर्मेटिव है, मॉडर्न लगता है काफी। ड्राइव करते दौरान भी आपको क्लियरली विजिबल होता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, ओडोमीटर आपको क्लियरली विजिबल होता है, टैकोमीटर क्लियरली विजिबल होता है, तो वो काफी अच्छा मुझे यहाँ पे लगा। बाकी एग्जैक्ट ट्राइबर जैसे ही आपको यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, नीचे ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। साथ में आप यहाँ पे सेंट्रल आर्मरेस्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। खास बात यह कि दोनों स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको कोल्ड कंपार्टमेंट की फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे आप अपनी बॉटल्स को ठंडा होने के लिए भी रख सकते हैं। एक फीचर यहाँ से मिसिंग है जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट। कहीं भी आपको पूरी गाड़ी में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता। हालांकि यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग का फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन टाइप सी के जो चार्जिंग पोर्ट है वो आज की डेट की गाड़ियों के हिसाब से काफी ज्यादा यूजफुल है। अब ये जो भी बातें मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में बताई है वो बताइए इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट्स की। अगर आप इसका लॉन्च एडिशन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कुशन्स भी मिल जाते हैं जो कि मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कैसा कंफर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। सो इस लॉन्च एडिशन में आपको 2 कुशन्स मिल जाते हैं, एक ये नेक कुशन आप देख सकते हैं और दूसरा लंबर सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे कुशन मिल जाता है। ऑब्वियसली इन कुशन्स को आप आफ्टर मार्केट भी खरीद सकते हैं, बट निसान इसमें स्पेशली इसी वेरिएंट में ये कुशन्स ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे कंफर्ट आपके लिए काफी अच्छा बन जाता है। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं और थोड़ा सा आप रेस्ट लेना चाहते हैं गाड़ी को पार्क करके, तो आप इन नेक कुशन का यूज कर सकते हैं और लंबर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। और लिस्ट सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती क्योंकि फीचर्स भी आपको यहाँ पे बेटर मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, एक आपको एयर प्यूरिफायर मिल जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। साथ में आपको डुअल डैश कैम भी यहाँ पे दे दिया गया है जो फ्रंट का और रियर का दोनों का व्यू कैप्चर करेगा और रिकॉर्ड भी करेगा। साथ में आपको JBL के स्पीकर्स भी इसी वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं और साथ में आपको मिलती है एम्बिएंट लाइटिंग जो आपको दूसरी वेरिएंट्स में नहीं दी गई है। और सेकंड रो में जब आते हैं तो यहाँ पे खेल थोड़ा सा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जैसा कंफर्ट आपको ये सेकंड रो में ऑफर कर रही है 10 लाख से नीचे बहुत ही कम कार में आपको ऐसा कंफर्ट मिलने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से नी रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, लेकिन क्या रिक्लाइन एंगल अच्छा है? नहीं अच्छा है तो आप आराम से कुछ इस तरह से इसे रिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिक्लाइन करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और इतना ही नहीं, रिक्लाइन के साथ आपको ये स्लाइडिंग फंक्शन भी इस गाड़ी में दे दिया गया है। तो ये रिक्लाइन वाला फीचर और स्लाइड वाला फीचर इसे काफी ज्यादा अच्छा और फ्लेक्सिबल बना देता है। अगर कोई पैसेंजर थर्ड रो में इसकी बैठा है, वो आपको बोलता है कि इस सीट को अपनी आगे स्लाइड करके आप ऐसे कर लो, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। देख सकते हैं आप, नी रूम डिसेंट मिल जाता है। थोड़ा सा ऐसे कुछ इस तरह से पीछे रखेंगे तो यहाँ पे आप आराम से अब लॉन्ग जर्नी भी कर सकते हैं और आराम से पीछे भी बड़ी हाइट का पैसेंजर भी बैठ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लोर भी आपको लगभग फ्लैट ही मिलता है, पूरी तरह से फ्लैट नहीं है बट फिर भी हम कह सकते हैं इसे फ्लैट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि तीसरा पैसेंजर जो यहाँ मिडिल में बैठा होगा उसे अपने पैर रखने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एसी वेंट आपको यहाँ बीच में नहीं दिए गए, यहाँ पे दिए गए आपको पिलर्स पे, इस वजह से ये वाला जो पार्ट है ये खाली खाली आपको फील होता है। अब सपोज करो आप इसे एज ए 5 सीटर यूज कर रहे हो, आपने इसकी थर्ड रो की दोनों सीट्स को बाहर निकाल दिया है, तो आप कैसे बैठेंगे यहाँ पे कंफर्टेबली, ये देखते हैं। आप सबसे पहले इन सीट्स को पीछे कर देंगे पूरा स्लाइड, इसे भी कर देंगे कुछ ऐसे स्लाइड। यहाँ पे आपके पास लेग रूम अच्छा हो गया। अब करेंगे आप सीट्स को रिक्लाइन कुछ इस तरह से, इन्हें भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है, इस तरह से रिक्लाइन कर दिया।
अब आप यहाँ पे आराम से बैठ के जा सकते हैं लॉन्ग जर्नी पे। सीट बेल्ट लगाएंगे और यहाँ पे आपको जो अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट नहीं दी गई है सेकंड रो में, तो वो एक फीचर और हो जाता तो यहाँ पे अच्छा हो जाता, बट ओवरऑल अपनी कीमत को जस्टिफाई करती है अगर हम इसके सेकंड रो के स्पेस और कंफर्ट को एक बार देखें तो। अब ये बात कर ली हमने 5 सीटर की, लेकिन अगर आप इसे एज ए 7 सीटर यूज़ करते हैं, यानी कि 5+2 सीटर के रूप में यूज़ करते हैं, तो आप देख लो कि यहाँ पे कैसा कंफर्ट मिलता है। थर्ड रो में मैं बैठा हुआ हूँ, 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है। अंडर थाई सपोर्ट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अच्छा नहीं मिलने वाला, अंडर 4 मीटर है गाड़ी, लेकिन अगर यहाँ पे आप लेग रूम देखेंगे तो लेग रूम आपको डिसेंट मिल जाता है। हेडरूम भी डिसेंट है, यानी कि मेरी हाइट का पैसेंजर अगर यहाँ पे बैठता है तो आप आराम से 4 से 5 घंटे की वो जर्नी कर सकता है। एक और खास चीज़, एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, तो आपका जो थ्रो है एसी का वो फेस पे आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। स्पेशली इस टाइप के वेदर में आपको ये वाले जो एसी हैं वो काफ़ी अच्छा कूलिंग कैपेसिटी ऑफर करते हैं। सो निसान मैग्नाइट की खास बात यह है कि ये आपको अच्छे फीचर्स, स्पेस, कंफर्ट और साथ में अच्छा प्राइस ऑफर करती है, यानी कि पूरा पैकेज आपको अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंजन ऑप्शन की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अब ये जो इंजन है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऑलरेडी आपने ट्राइबर में काफ़ी बार इस इंजन को एक्सपीरियंस किया होगा। ये जो इंजन है ये 3 सिलेंडर यूनिट वाला इंजन है, इस वजह से रिफाइनमेंट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगने वाला। यहाँ पे थोड़ी सी हार्शनेस आपको मिल जाती है, वाइब्रेशन भी इंजन में आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इस इंजन को कुछ इस तरह से पुल करते हैं तो आपको गाड़ी में इंजन की नॉइज भी फील होने वाली है। और ये जो इंजन है ये आपको लगभग 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। अब पावर फिगर्स पे मत जाना, अगर आप सिटी में से यूज करते हैं तो आपके लिए जो इंजन है वो अच्छी खासी डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करने वाला है। आप आराम से सिटी ड्राइव में, सिटी ट्रैफिक में इस इंजन का यूज कर सकते हैं। अभी इस गाड़ी में हम 2 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, बट इसमें 4 से 5 पैसेंजर भी बैठ जाएं तो भी इंजन एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देगा सिटी में। लेकिन हाईवे का क्या, हाईवे पे जब आप इसे लेके जाएंगे तो हाईवे पे जो ओवरटेक्स है वो आपको पहले से प्लान करके रखने पड़ेंगे। कुछ इस तरह से गियर्स को आपको डाउन शिफ्ट करना है और तब आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं अपने सामने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पुल मिलता है वो इंजन का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एक्सेलरेशन की भी बात करें तो बिल्कुल लीनियर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाता है, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाईवे के लिए गाड़ी नहीं बनी है। बिल्कुल आप आराम से इसे हाईवे पे 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आराम से क्रूज कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ एक्सप्रेसवेज में हमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट भी मिल जाती है, तो वहाँ पे भी ये गाड़ी जो है वो आराम से क्रूज कर लेती है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेलरेशन टाइमिंग की कि कितने जल्दी ये गाड़ी 0 से 100 पे पहुँचती है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा निराश जरूर कर सकता है, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो बात आती है कि क्या निसान को इसमें 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। हालांकि उससे जो गाड़ी की जो ओवरऑल कीमत है उसमें काफ़ी इजाफा आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हिल ड्राइविंग का शौक होता है, और हिल ड्राइविंग के लिए अगर उन्हें एक टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाए तो वहाँ पर जो गाड़ी हो थोड़ी सी बेटर वैल्यू फॉर मनी उनके लिए हो सकती है। अब इंजन की बात तो हमने कर ली, लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, तो मैं इस गाड़ी को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ड्राइव कर रहा हूँ। इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, तो इसमें आपको AMT का भी ऑप्शन दिया गया है। AMT भी 5 स्पीड रखा गया है, लेकिन जैसे आपको पता है कि AMT भी एक तरह का मैनुअली ट्रांसमिशन होता है, तभी उसे ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो वहाँ पे जो आपको AMT में परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली। बस हाँ, कन्वीनियंस हो जाती है अगर आप इसे सिटी में ज़्यादा ड्राइव करने वाले हैं, और ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पास क्लच होगा नहीं, तो आपके लेग को भी रेस्ट वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिनके ड्राइविंग ज़्यादातर हाईवेज में होने वाली है, जिन्हें हिल्स पे भी ड्राइव करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट ऑप्ट कर सकते हैं। इसे चलाने में आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। राइड एंड हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ पसंद आएगी? सबसे पहले आपको पसंद आने वाली है इसकी राइड क्वालिटी। यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं वो थोड़े से सॉफ्टर साइड पे हैं। बड़े बड़े बम्प्स आ जाएं, पॉट होल्स आ जाए, ये गाड़ी आराम से उनके ऊपर से निकल के चली जाती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। लगभग 182 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। और साथ में इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एक सॉफ्टर सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, तो इस गाड़ी को आप कैसी भी रोड पे ड्राइव कर सकते हैं।
खासकर अगर आप इस गाड़ी को हिली एरिया में ड्राइव करने वाले हैं तो वहां पे जो ऊबड़ खाबड़ सड़कें आपको मिलेंगी उसमें इसके सस्पेंशन काफी अच्छे से वर्क करने वाले हैं। लेकिन खुली सड़कों पे क्या, अगर आप इसे एक्सप्रेसवे में ड्राइव कर रहे हैं और आपकी स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की भी है तो हो सकता है आपको गाड़ी थोड़ी सी बाउंसी फील हो सॉफ्टवेयर सस्पेंशन की वजह से। बट हाँ, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये कोई परफॉर्मेंस कार नहीं है, ये एक फैमिली कार है, एक फैमिली 7 सीटर गाड़ी है, तो उसका मद्देनजर रखते हुए ये जो गाड़ी है वो आपको अच्छी खासा राइड क्वालिटी ऑफर करती है। अब आते हैं हैंडलिंग वाले पार्ट में। अगर हम बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइटर साइड पे है, यानी कि अगर आप इसे सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो आप आराम से इसे कहीं भी टर्न कर सकते हैं। अगर आप टाइट पार्किंग प्लेस में इसे पार्क करते हैं तो भी आप आराम से इसे टर्न कर सकते हैं, यानी कि जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी बटरी स्मूथ आपको लगने वाला है अगर हम हैंडलिंग की बात करें इसमें। लेकिन हाईवे पे क्या, अगर आप इसे लॉन्ग जर्नी पे लेके जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे में हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं तो हो सकता है ये जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें आपको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस फील हो। स्पेशली रोड पे जब एंडुलेशन आती है थोड़ी सी तो वहाँ पे गाड़ी जो है वो हल्की सी बाउंस करती है और तब हमें स्टीयरिंग पे उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पाता जितना कि हम एक गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी स्टीयरिंग जो है वो पकड़ने में काफ़ी अच्छा है, इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, शानदार आपको यहाँ पे लगेगी। और इनफैक्ट अगर हम बात करें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ट्राइबर से थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है, इस वजह से आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा सा फ्रेश अपील देने वाला है। और साथ में जो क्रूज कंट्रोल है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। बट क्रूज कंट्रोल आपको मिलेगा सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। अगर आप AMT लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास क्रूज कंट्रोल अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सीटिंग कंफर्ट पे। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे इसे लेके जा रहे हैं तो आपको सीट का कंफर्ट कैसा मिलने वाला है। इसके ड्राइवर सीट की मैं बात करूँ तो मुझे पर्टिकुलरली इसके ड्राइवर सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल लगी, अंडर द सपोर्ट अच्छा लगा मुझे। और सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ लगी मुझे लगी इसकी आर्मरेस्ट। ये जो आर्मरेस्ट है ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहती है अगर आप लॉन्ग जर्नी पे से लेके जा रहे हैं, हाईवे पे से लेके जा रहे हैं, काफ़ी लंबी जर्नी जब चलाते हैं तो आपको हाथ कहीं ना कहीं आर्मरेस्ट पे रखने पड़ते हैं और इस तरह से ये जो आर्मरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। हालांकि एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो आर्मरेस्ट है वो को ड्राइवर के लिए नहीं दी गई है, तो वहाँ पे वो चीज़ आप बाद में एक्सेसरी के रूप में इसे लगवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन क्या इसके कंफर्ट को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अभी जो वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं ये इसका लॉन्च एडिशन है, ये एक लिमिटेड एडिशन है। इसमें आपको एक नेक पिलो मिल जाता है और साथ में आपको एक लंबर सपोर्ट के लिए एक्सेसरी दी गई है। ये जो एक्सेसरी है ये इन दोनों एक्सेसरी को जब आप गाड़ी पे लगाते हैं तो आपका जो राइड का कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ और लंबर सपोर्ट अच्छा होने की वजह से अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबली इसे लॉन्ग जर्नी पे लेके जा सकता हूँ। इनफैक्ट ये जो नेक सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्सेसरी के रूप में, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। निसान ग्रेवाइट को मूल रूप से एक 5 सीटर के रूप में समझना ज्यादा सही होगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर 2 अतिरिक्त सीटों की सुविधाएं भी मिल जाती हैं। छोटे परिवारों के लिए जो लंबी ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं ये एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। थर्ड रो को हटाएं तो सामान रख के आप सफर के लिए अपने तैयार हो सकते हैं। बस एक छोटी सी कमी, निसान ग्रेवाइट आपको ओवरऑल एक अच्छा पैकेज ऑफर करती है जिसमें आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, स्पेस, कंफर्ट मिल जाता है, अच्छी कीमत मिल जाती है। लेकिन निसान अगर इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ऑफर करता तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी उन लोगों के लिए बन सकती थी जो कि अपनी गाड़ी से एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं। हालांकि अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये गाड़ी आपको और आपकी फैमिली को सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने के लिए बनी है तो वो भी कहना गलत हो सकता है, क्योंकि ये 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आराम से क्रूज कर सकती है, जो कि इसे हाईवे और एक्सप्रेसवेज के हिसाब से भी एक अच्छा ऑप्शन बना देता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस गाड़ी से रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कैसा लगा आपको निसान ग्रेवाइट का ये लॉन्च एडिशन, ये भी हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। क्या आप 50,000 रुपए ज्यादा देके इस एडिशन को खरीदेंगे या फिर नहीं? और खरीदेंगे तो जल्दी से खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस वेरिएंट के जो आपको यूनिट्स मिलते हैं वो थोड़े से कम ही यहाँ पे निसान ने रखे हैं। ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कारिज बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।